बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। जो बड़ी खबर वो एक ही चल रही है और उस खबर को ज़रूर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है और वह ऑनरेबल जजेस का ख़त। 6 ऑनरेबल जजेस ने ख़त लिखा है। हुकूमत बंद गली में है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही, ना हुकूमत को समझ आ रही है, ना ही हुकूमत के सहूलतकारों को समझ आ रही है कि वो इस ख़त से कैसे निपटें। टामक टोइयां मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और 2017 के इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाह रहे हैं और इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। जजिस को धमकियां दी जा रही हैं लेकिन मामलात उनके काबू में नहीं हैं और जजिस डटे हुए हैं। उस तरफ चलते हैं क्योंकि खबरें जो आ रही हैं, जुडिशरी का एक मूड नजर आ रहा है, आला अदलिया का भी और मातहत अदलिया का भी। अब वो थोड़ा सा एग्रेसिव हुए हैं और अब वो 9 मई के कजिए को भी खत्म करना चाह रही है अदलिया और इस मामले से निकलना चाहती है और कौम को भी निकालना चाहती है। और हमारी अस्करी क़यादत जो है, मिलिट्री लीडरशिप, उनको भी ये तवज्जो दिला रही है, उनको एहसास दिला रही है कि बहुत हो गया, अब 9 मई से आगे निकलें। 9 मई से आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है और अगर 9 मई में पूरी कौम को फंसा के रखा हुआ है और आप भी 9 मई में ही अटक जाएंगे तो फिर मामलात आगे नहीं चलेंगे। इस सारे जो शोर गुगा हुआ, खास तौर पे इसमें एक मामला बड़ा दब गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला था, खासतौर पर 9 मई के पस मंजर में ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है और उन्होंने कहा है कि फौजी अदालतों को कि महफूज शुदा जो फैसले हैं उन्हें सुनाने की मशरूत इजाजत दी है और सिर्फ वो फैसले सुनाए जाएं और जिनमें लोग बेगुनाह हैं और जिनमें लोगों पे कम इल्ज़ाम है और ऐसे तमाम केसेस जिनकी सज़ाएं इस नौयत की हैं कि किसी की 2 माह की है, किसी की 6 माह की है और वो ईद से पहले पहले रिहा हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम फैसलों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और ऐसे लोगों को सज़ा सुना के, फैसले सुना के उनको रिहा किया जाए ताकि वो ईद से पहले अपने घर जा सकें और अपने प्यारों में ईद मना सकें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बाकी जो फैसले सुनाए जा चुके हैं उनका भी सुप्रीम कोर्ट बाकायदा अपने तफसीली, जब ये जजमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ये हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो जाएगी, तो उसमें उस वक्त भी जायजा लिया जाएगा कि आया ये सजाएं दुरुस्त हैं या नहीं, खा वो 2 माह सुनाई हुई है या 6 माह सुनाई हुई है या 4 माह सुनाई गई है। लिहाजा ये अदालत ने हुक्म दिया है कि ईद से पहले पहले 9 मई के बेगुनाह लोगों को और 9 मई के ऐसे लोग जिन पे मामूली नौयत के इल्ज़ामात हैं और जिन पे संगीन इल्ज़ामात नहीं हैं और जो ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, उनको फिल फौर रिहा किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई है कि कम अज़ कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें भी दी जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसमें ये मेंशन है। फैसला सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी, यानी जो फैसले सुनाने की इजाजत दी गई है वो सिर्फ इस सूरत में दी गई है कि ताकि जो लोग बेगुनाह करार दे दिए गए हैं, जिनको कम नौयत की सजाएं हैं, वो अपने घरों को जा सके और बाकी ये सजा दुरुस्त है नहीं है, सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका हम तफसीली फैसला जब आएगा तो उसमें सारी चीजों को एड्रेस करेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाने की हिदायत की है ईद से पहले पहले, यानी कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट होगी सबमिट और इनको रिहा भी किया जाएगा और ये समाअत जो है अब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी, यानी कि ईद के बाद ये समाअत होगी। और ऐसा ना हो कि रिहाई के बाद एमपीओ के तहत गिरफ्तारी हो जाए। फैसल सिद्दीकी साहब जो एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस मुकदमात में तो रिहा कर दें और अगले ही लम्हे वो 3 एमपीओ के तहत जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुल्जमान को रिहा किया था उनको 3 एमपीओ के तहत डिप्टी कमिश्नर ने गिरफ्तार कर लिया और इसी तरीके से बहुत सारे मुल्जमान के कल भी लाहौर से रूबकार जारी हुई हैं और उनकी नौयत क्या होगी ये भी अभी इसका भी अंदाजा होना है। और सनम जावेद और आलिया हमजा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा ये मामला उस तरफ जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी अपील जो कि निगरान हुकूमत ने फाइल की थी वो वापस ले ली और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया और उसको इजाजत दे दी अपील वापस लेने की।
تو یہ بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگے جو کچھ خبریں ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہیں۔ 9 مئی سے نکلنا چاہتے ہیں، اور 9 مئی جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں، اور 9 مئی سے آگے کی بھی دنیا ہے اور اس قضیے سے نکلنا چاہیے۔ آج بھی کچھ ڈسٹرکٹ کورٹس میں خبریں تھیں، اسلام آباد سے خبریں ہیں، اور کچھ مقدمات تھے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ان کی بھی سماعتیں جو ہیں وہ طویل دورانیے کے لیے عید کے بعد تک ملتوی کر دی گئیں، اور ان میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ اسلام آباد کی ایک خبر ہے، علی نواز اوان اور راجہ خرم نواز اور پارٹی ورکرز کے خلاف تھانہ کھنہ میں درج مقدمہ تھا۔ یہ آزادی مارچ سے متعلق تھا، توڑ پھوڑ سے متعلق تھا، تو اس میں علی نواز اوان اور راجہ خرم نواز کے وکیل مصروف تھے دیگر عدالت میں، اور چلان بھی سبمٹ نہیں کروایا جا سکا، لہذا عدالت نے برریت کی درخواستوں پر نوٹس جو ہے وہ 9 مئی تک ملتوی کر دیا ہے۔ اب اگلا جو کیس ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ یہ 9 مئی کے واقعات میں ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی نے سماعت کی، اور اس میں بھی جو سماعت ہے وہ 30 اپریل تک ملتوی کر دی گئی، یعنی عید کے بعد تک ملتوی کر دی گئی، اور اس میں بھی کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوا اور کوئی معاملہ بھی آگے نہ بڑھ سکا، تو اس کو بھی لنگر آن کر دیا گیا ہے اور اس کو بھی ڈیفر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں، جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں۔ دوسری جانب جو ابھی تک حکومت ہے، اور خواہ وہ مرکزی حکومت ہے، خواہ وہ پنجاب حکومت ہے مریم صاحبہ کی، تو وہ ابھی تک اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں جو 9 مئی کے بعد نقوی حکومت کی تھی، یا پھر جی ایچ کیو کی پالیسی، اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائے۔ اب آتے ہیں جناب بڑی خبر کی طرف، جو کہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث ہے، اور وہ ہے آنریبل ججز کا خط۔ اور اس کے بعد کل پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں ایک ڈیسیژن لے لیا ہے کہ اب وہ تمام اتوار کے روز پورے ملک میں ریلیاں، یعنی کہ کل پورے ملک میں ریلیاں نکلیں گی، احتجاج کیا جائے گا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور پشاور میں کل بڑا جلسہ ہوگا اور اس کا اہتمام کیا جائے گا، جہاں پہ مرکزی قائدین جو کہ باہر ہے لیڈرشپ، وہ خطاب کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیں گے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ونگ ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اور وہ تحریک کو جلدی سے، برق رفتاری سے، مؤثر انداز میں چلانا چاہتی ہے، اور اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، کیونکہ دیر آئے درست آئے، کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کر لیا، لیکن جو حامد خان صاحب ہیں وہ ابھی تک آن بورڈ نہیں ہیں، وہ ابھی تک وکلا تنظیموں کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو وکلا تنظیمیں فیصلہ کریں گی ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو فیصلہ ہے حامد خان صاحب نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پازیٹیو رائے کا اظہار نہیں کیا۔ کل جو پریس کانفرنس ہوئی وہ رؤف حسن صاحب نے کی، کیونکہ ان کو مقرر کیا گیا ہے آفیشیل پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کا، پالیسی بیان دینے کا، جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی پالیسی بیان جو ہے وہ رؤف حسن صاحب جاری کیا کریں گے، ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے۔ کل پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی، پچھلا جو ہے ویلاگ آپ نے سن لیا ہوگا، اس میں سارا ڈیٹیلز اس میں موجود ہے۔ تو اب اس سے آگے جو ہے وکلا جو ہیں وہ پیرالل، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ اب اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کیا رائے دی ہے وہ بھی ذرا سن لیں، کیونکہ تحریک جو ہے وکلا تحریک اس کو آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ پہلے ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن لیں۔ سمجھتا ہوں یہ جو خط 6 معزز جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھا ہے، یہ ہماری تاریخ میں ایک نئے موڑ کو مرتب کر سکتا ہے۔ دیکھیے، جبر کے خلاف جبر سے لڑائی ممکن نہیں ہے۔ طاقت تو ان کے پاس ہمیشہ ہم سے زیادہ ہوگی، پستول بندوق ان کے پاس ہم سے زیادہ ہوں گے۔ ہمارے پاس اصول کی طاقت ہے، ہمارے پاس حق کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو عوام کی طاقت ہے۔ یہ معاملہ صرف وکلا کی حد تک محدود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آج پوری پاکستانی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ ان جج صاحبان نے استدعا کی ہے کہ اگر اس ملک میں آئین، قانون، شرافت، صداقت کچھ بھی باقی رہنا ہے تو اٹھو اور تقاضا کرو کہ ہمیں انسان سمجھا جائے۔
हमारा एहतराम किया जाए। हम ये देख रहे हैं इस मुल्क में, हम ये जानते थे कि ना एहतराम आदमियत रहा है, ना चादर चार दीवारी का एहतराम रहा है, ना आइन का एहतराम रहा है। जो चीज 6 जज साहिबान ने हमें बताई है वो आज पाकिस्तान के हर इदारे पर हावी है, वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा। हम देख रहे हैं हमारे गरीबानों पर हाथ रोज उठता है। जो इलेक्शन के साथ हुआ उसका मैं खुद गवाह हूं। जिस तरह हमें धुतकारा गया, अवाम के मैंडेट को धुतकारा गया, वो हमारे सामने। अब मेरी इस्तदा पाकिस्तानी कौम से ये है, अपने बहनों भाइयों से ये है, ये वो वक्त है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, अपनी इज्तमाई आवाज बुलंद करें। तारीख की आवाज हमारी आवाजों से मुरत्तब होगी, तारीख की चाप हमारे कदमों की चाप से मुरत्तब होगी। तारीख कोई गैर मरई एक अमल नहीं है, तारीख हम हैं, हमारा वजूद ही तारीख को मुरत्तब करता है। हमें आज निकलना होगा, हमें बात करनी होगी, हमें सड़कों पे आना होगा, हमें अदालतों में इस्तदा करनी होगी। अगर हमने इस निजाम को बचाना है, अगर हमने अपने बच्चों के लिए शराफत का, सदाकत का कोई एक रमक भी हमने छोड़नी है, तो हमें आज उठना होगा। जो इन 6 जज साहिबान ने कर दिया वो हमारे जमीर को झंझोड़ने के लिए बहुत काफी है। आज हमने जिंदा होने का सबूत देना है। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि जिंदा होने का सबूत दीजिए। आइन के लिए, कानून के लिए, शराफत के लिए। हम सब मेहनत के अलंबरदार हैं, छोटे छोटे घरों से हम आए हैं, गांव से हम आए हैं, हमने शराफत से, मेहनत से मकाम बनाए हैं। हम इस शराफत और मेहनत को जाहिर नहीं होने देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी खातिर, अपनी आने वाली नस्लों की खातिर उठिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारा साथ दीजिए और अगली नस्लों की खातिर, ये बिल्कुल सही बात है जी। और मामला ही असल में यही है। और ये जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो सारी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, आम लोग हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, जो कि निकले थे और उनको बताया गया था कि ये जितने भी 2, 4, 6 खानदान नज़र आ रहे हैं ये लुटेरे हैं और इन लुटेरों से हमें निजात हासिल करनी है, तो आप हमारा साथ दें। तो उस पे आवाज़ पे लब्बैक कहा पढ़े लिखे नौजवानों ने, और इमरान खान साहब उसकी क़यादत कर रहे थे और पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान साहब की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई, अपनी इमरान खान की ताकत बने वो। और जब फल पक चुका था और उनसे छुटकारा हासिल करने का वक्त था, उस वक्त ऐन वक्त नमाज जो है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है उन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न लिया और यू टर्न लेके वो वापस उन्हीं के साथ चल दिए जिनके बारे में और वो जिनके बारे में वो और वो इनके बारे में जो कुछ वो कहते थे वो तारीख का हिस्सा है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो यही एक अलमिया है पाकिस्तान की बर्बादी का, पाकिस्तान की तबाही का, कि हम अपने ज़ाती मफादात को जब फ़ौक़ियत देंगे कौमी मफादात पे और ज़ाती मुख्तसर फ़ायदे के लिए, ज़ाती इख्तियार और इक़्तिदार के फ़ायदे के लिए जब हम बड़ी काज को छोड़ देंगे, बड़े मकसद को छोड़ देंगे, तो उसका नतीजा यही निकलता है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये लोग इस तरीके से कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि ज़ुल्म ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।